धन्यवाद। सबसे पहले तो आप सबों को कैलेंडर नववर्ष की ढेर सारी शुभकामना, बहुत बधाई। मुझे इस बात की खुशी है कि हमने अपने अल्प अवधि के कार्यकाल में शिक्षा विभाग में जो कमियां थी, खामियां थी, उसे अपने व्यक्तित्व, अपने व्यवहार, कार्यकलाप और अपने विश्वास से दूर करने की पूरी कोशिश की और हमने अपने दायित्व का निर्वहन पूरी निष्ठा एवं समर्पण भाव से किया। कई कार्य पूर्ण हुए, कई बाकी भी रहे, लेकिन सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि यदि हम विकास की बात करें तो सबसे पहला स्थान आता है शिक्षा का। और जब हेमंत सरकार ने 29 तारीख को 1 वर्ष पूरे किए तो इस 1 वर्ष की अवधि को आप देख ले और पूर्व के 5 वर्षों के कार्यकाल को, तो हमें लगता है कि शिक्षा पे इनका कुछ भी फोकस नहीं रहा। कोई तंत्र इन्होंने ऐसा विकसित नहीं किया जिससे कि किसी प्रकार शिक्षा को आगे बढ़ाया जा सके। आएगा बोले कि नहीं? कंटिन्यू रखें। बिजली का भी हाल देख लीजिए। देखिए, आप लोग शिक्षा पे बोल रहे, बिजली का हाल देख लीजिए भाई। अब बोलिएगा शिक्षा से हम क्यों बिजली पे चले गए। देख लीजिए स्थिति, हम लोगों ने 0 कट कराया था, अभी देख लीजिए स्थिति कौन सा कट है। आज हम शिक्षा व्यवस्था में, हम लोगों को सबको पता है कि 1 वर्ष का जो कार्यकाल रहा, यहाँ पर कोविड-19 भी बहुत हम लोगों को परेशान करने का काम किया, परंतु ये सिर्फ झारखंड में नहीं, पूरे विश्व में था। और ऐसी स्थिति में बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था हुई, लेकिन आपने देखा ऑनलाइन क्लास कितना सक्सेस रहा। हम लोगों के यहाँ जो झारखंड का यहाँ माहौल है या जो परिस्थिति है, यहाँ पर बच्चों को ऑनलाइन क्लास करने में काफ़ी समस्याएं आती है, लेकिन ये सरकार ने कभी भी उन समस्याओं को हम कैसे दूर कर सके, इसकी किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं की। हमें लगता है इनका सारा तंत्र, सिर्फ शिक्षा तंत्र ही नहीं, यहाँ पर अगर हम कहें कि दीदी किचन की बात करें, वो भी फेलवर था। आंगनबाड़ी केंद्र जहाँ हमारे छोटे नन्हे बच्चे पढ़ते हैं, क्योंकि वहीं से हम लोग आगे बढ़ाते हैं, वो भी बिल्कुल फेलवर। राशन वितरण फेलवर। यहाँ पर मिड डे मील का घोटाला अभी आप सामने में देख रहे हैं, आप ही लोग ने निकाला था। शिक्षा विभाग, हम माननीय जो शिक्षा मंत्री जी हैं, उनके सेहत और स्वास्थ्य की, उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हैं, वो जल्द से स्वस्थ हो जाए, लेकिन ये शिक्षा विभाग मुख्यतः माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों में अभी है। पहले भी उस शिक्षा, तकनीकी शिक्षा सब उनके पास ही था, इनके पास तो सिर्फ स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग था। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के पास रहने के बावजूद आज शिक्षा पे आपने देखा कोई फोकस नहीं। कभी आपने देखा कि जब कोई बड़े बयान आते हैं या किसी प्रकार की जब प्रेस वार्ता होती है या किसी समय भी शिक्षा के बारे में एक लाइन भी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कुछ भी नहीं बोला जाता है। अब बताइए कि जब अगर हम विकास करना चाहते हैं तो उसमें शिक्षा को सबसे पहले नंबर रखना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, जो कि हमें लगता है कि बहुत ही संवेदनशील विषय, लेकिन इसके बारे में सोचना तक माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं समझे। आज हम नई शिक्षा नीति की बात कर ले। नई शिक्षा नीति जब आए तो उसके विषय में विस्तृत रूप से चर्चा होनी चाहिए। पहले आप चर्चा करें, क्योंकि हमारे झारखंड में यहाँ पर जो स्थानीय भाषाएं हैं उसको आगे बढ़ाने के लिए आपको बेहतर चिंता करनी चाहिए थी, बात विचार करना चाहिए था, लोगों को बुला करके बैठकें करानी चाहिए थी। लेकिन हमें लगता है कि सिर्फ इसे गलत बताने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी आगे आए, किसी भी प्रकार की कोई चर्चा नहीं। जबकि स्थानीय संस्कृति क्या है, आपकी स्थानीय भाषा क्या है, इन सारे चीजों का समावेश
नई शिक्षा नीति में है, परंतु इस पे किसी भी प्रकार का कोई बयान नहीं, कोई वार्ता नहीं, किसी प्रकार का कोई होमवर्क नहीं। अभी एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहेंगे। अभी आपने देखा होगा कि 9वीं 10वीं के बच्चों को अब बुलाया जा रहा है, स्कूल खोलने का प्लान आया है। आप बताएं, जो घर या स्कूल 1 साल से बंद पड़ा है वो कितना गंदा हो जाता है। एक तो कोरोना का समय, इसमें हम सफाई बहुत अनिवार्य समझते हैं, लेकिन किसी भी स्कूल का किसी प्रकार का सफाई का कार्य हुआ क्या? सैनिटाइज कराया गया क्या? आप एक भी स्कूल का एग्जाम्पल दीजिए। तो हम कैसे कहें कि ये सरकार आज लोगों को चिंता करती है, लोगों के बारे में चिंता करती है, आज शिक्षा के बारे में चिंता करती है। आज जब आप कोई भी कार्य करना चाहते हैं तो उसके लिए एक बैठकें होती है, सभी माननीय मंत्रीगण अपने माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में वो बैठते हैं और निर्णय लेते हैं कि कौन सा कार्य होना चाहिए, जिसे हम कैबिनेट की भी बैठक कह सकते हैं। यहाँ तो कैबिनेट बैठक पता नहीं आज तक कितना 8-10 भी हो गया है तो बहुत। हमारी सरकार में आप देखे होंगे कि पूर्व में क्या होता था, हर एक मंगलवार को ये डेट तय था कि मंगलवार को कैबिनेट की बैठक होगी। अभी तो माननीय मंत्रीगण क्या करते हैं, हेडलाइन आता है अखबारों में, हेडलाइन आता है इसमें मीडिया में, माननीय मुख्यमंत्री जी को फलाने मंत्री जी ने पत्र लिखा। अरे आपको पत्र लिखने की क्या आवश्यकता है? आप जाइए, बैठ कर के निर्णय लीजिए। अब हम और आप कहाँ जाएंगे? माननीय मंत्रीगण ही मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख रहे हैं और वहां पर बात कर रहे हैं, तो आम जनता के लिए तो वहां पर कोई सुविधा है नहीं। हमें लगता है कि अगर आपको अच्छी सरकार चलानी है तो कैबिनेट की बैठकें निश्चित होनी चाहिए, उसका समय तय होना चाहिए, उसको कम से कम आप फॉलो किए रहते। पूर्व सरकार के कार्यों को आप सब खराब कह रहे हैं, सब बेकार कह रहे हैं। अरे एक तो फॉलो किए रहते, कम से कम कैबिनेट की बैठक ही रूटीन वाइज कर लिए रहते, तो हमें लगता है कि जो कार्य हम लोगों ने किया था, जो हमारी सरकार ने किया था, वो कार्य आज बहुत आगे दिखता, लेकिन वो सब कुछ नहीं हुआ। विभागों का बंटवारा देख लीजिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास सबसे ज्यादा विभाग, वो कैसे किसको ज्यादा फोकस करें वो सोच ही नहीं पा रहे कि हम शिक्षा को देखें या पुरानी सरकार के कार्यों की जांच कराएं। आज हर एक जिला में आप देखें नए कार्य, तो हमें नहीं लगता है कि कुछ भी आगे बढ़ा है, लेकिन जो पुराने कार्य हुए हैं उसका हमेशा जांच पे जांच, जांच पे जांच। अरे जांच के बाद कुछ रिजल्ट भी आया हो तो उसको भी बताना चाहिए, लेकिन सिर्फ हम पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के कोई सरकार नहीं चला सकते हैं, हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ये कहीं ना कहीं हमें लगता है कि जनता को धोखा देने का काम है। अभी आपने 29 तारीख को देखा कि बड़े बड़े कार्य हुए, उसमें क्या हुए, तो कई भवनों का उद्घाटन हुआ, कई कार्यों का उद्घाटन हुआ। अरे उद्घाटन करने के पहले माननीय मुख्यमंत्री जी शिलान्यास करना जरूरी होता है। हर एक शिलान्यास में तो माननीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी रघुवर दास जी का नाम है, उसको आप उद्घाटन करके अपनी उपलब्धि में गिना रहे हैं, तो कम से कम कोई कार्य का शिलान्यास भी तो करिए। आप देख रहे हैं कि ये सरकार जब से गठित हुई है पूरी तरह ठप। हम लोगों ने तो 0 अंक दिया है। अब आप कहेंगे कि 0 कैसे दे दिए? ऐसे ही नहीं दिए हैं वो 0। आप सोच रहे होंगे कि 1 नंबर दिए रहते, 2 नंबर दिए रहते, लेकिन पूरा 1 साल के कार्य को आप देखें, कहीं पर भी 1 नंबर देने के लायक कार्य हुआ ही नहीं है। किस चीज के बारे में बात करें? अभी महिला उत्पीड़न, यौन शोषण, हत्या, भ्रष्टाचार, सारे चीजों को ले ले। हम उधर जाना नहीं चाहते क्योंकि हमें शिक्षा विभाग में बोलने का है, लेकिन अगर हम उधर भी जाएंगे तो बहुत सारी कमियां। आज एक सेंटेंस था माननीय मुख्यमंत्री जी का, मजबूरी है, महिला है इसलिए कहना पड़ता है। एक लाइन खूब उनके कार्यकर्ताओं ने जोर दे के कहा, हेमंत है तो हिम्मत है। सच में ये सटीक बैठा किनके लिए? उन अपराधियों के लिए, क्योंकि अपराधियों का कहना है हेमंत है तो हिम्मत है, हम पूरी गलती करेंगे, हम हर प्रकार के अपराध करेंगे क्योंकि हेमंत है तो हिम्मत है। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका ये स्लोगन बहुत सटीक बैठ रहा है। आज हमें लगता है युवाओं को, आपने देखा 5 लाख युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देंगे।
लोग दौड़े दौड़े गए रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, आज 5 रुपया मिला क्या युवाओं को? किसी प्रकार का नहीं। संविदा कर्मी बेचारों, उनको कहा गया कि भाई आज आपको चिंता करने की बात नहीं है, हम आपको स्थायी करने वाले हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, सिर्फ कह के सत्ता हथियाने का कार्य नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी उतना ही कहती है जितना वो कर सकती है। आपने तो लोगों को धोखा दे करके यहाँ पर गद्दी पाने का काम किया है, ये जनता आपको कभी भी माफ नहीं करेगी। आप पारा शिक्षकों की बात ले, उनके बारे में क्या कहना? हमारी सरकार ने जो किया कम से कम उसको तो आगे बढ़ाते, लेकिन किसी प्रकार का कोई फोकस नहीं। आज कहते हुए भी लगता है कि कम से कम आप शिक्षा में 2-4 चीज को भी फोकस दिखाते। आज शिक्षा की व्यवस्था को अगर हम आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आपको पता है कि हम लोगों की सरकार ने, जब हमारी सरकार थी तो सबसे पहला काम किया था शिक्षकों को आगे बढ़ाने के लिए, शिक्षकों के मान सम्मान प्रतिष्ठा को आगे बढ़ाने के लिए। ये सरकार शिक्षकों पे अपना शक्ति दिखा रही है। अरे आप शक्ति दिखा करके आप शिक्षा व्यवस्था को अच्छा कर सकते हैं क्या? आप 1 जनवरी को स्कूल खोल दिए, क्या हुआ उससे? आप दिखा रहे कि 1 जनवरी को भी हमने स्कूल खोला है। आपकी मंशा अगर रहती शिक्षा व्यवस्था को आगे बढ़ाने की, तो आप कम से कम बैठक निर्धारित किए रहते, अपने पदाधिकारियों को शिक्षकों के संग बैठक करने के लिए कह रहते, एक पूरा रोडमैप तैयार किए रहते कि हमें क्या कार्य करना है, कैसे हमें मिलजुल करके इस गैप को पूरा करना है। लेकिन कुछ नहीं, आप बस शक्ति दिखा रहे। शिक्षकों पे आप शक्ति दिखा के क्या करेंगे? उससे शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ हो जाएगी क्या, या वो मन से कार्य करने लगेंगे क्या? ऐसा कुछ भी नहीं भाई बंधु। हमें लगता है कि कहीं ना कहीं शिक्षकों के साथ जो हो रहा है ये कहीं से व्यवहारिक नहीं है। आज आयरन की गोली बंटनी थी, मध्याह्न भोजन बंटना था। आज हमारी बच्चियां कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में भी पढ़ाई करती थी। ठीक है, कोरोना काल के कारण सब लोग घर में रहे, सब बंद हो गया, लेकिन क्या उसकी चिंता आपने की? बच्चों को हर एक प्रकार की सुविधा दी जाती थी। हमारी बेटियों को सैनिटरी नैपकिन मिलता था। आज उस पर किसी प्रकार का कोई रोड मैप तैयार नहीं हुआ जिससे कि हमारी बच्चियों को कोई सुविधा मिल सके। हमें लगता है ये सरकार के बारे में एक छोटी सी लाइन हमने बहुत मेहनत करके बनाया है, 1 साल के कार्यकाल का और पूर्व के 5 वर्षों के कार्यकाल का। हमें लगता है कि आपको अच्छा लगेगा सुन करके। बरस रही थी पूर्व में जो प्रदेश में विकास की झमाझम बारिश, उन्हें रोकने थामने की हुई पुरजोर षड्यंत्र और साजिश। किसान मजदूर सिहर उठे, महिलाएं हुई असुरक्षित, झूठे वादे झूठे सपने सजाकर प्रगति के सारे मार्ग अवरुद्ध कर बादल जैसे गरजते थे, विकास की बातें करते थे, जुबा पर मिश्री भर के हुंकार, बिना एक बूंद बरसे क्यों रह गए हेमंत सरकार, बिना एक बूंद बरसे क्यों रह गए हेमंत सरकार। ये पूरे संक्षिप्त में हमने एक छोटी सी लाइन लिखी क्योंकि हमें दर्द हुआ कि आज शिक्षा में जो कार्य हो रहा था, एक रोड मैप बनाया था कि कैसे हम आज बच्चे जो ड्रॉप आउट हो रहे हैं, 7वीं 8वीं के बाद हमारे बच्चे स्कूल छोड़ करके घर बैठ जाते हैं, तो कैसे उन्हें आगे बढ़ाएं। इसके लिए हमारी सरकार ने मध्य विद्यालय को उच्च और उच्च विद्यालय को +2 तक उत्क्रमण करने के लिए कार्य किया था। आज एक भी बैठकें नहीं हुई जिससे कि विद्यालयों को आगे बढ़ाने का कार्य हो सके, क्योंकि उस समय एक टारगेट था कि हम इतने ही विद्यालयों को इस प्रकार उत्क्रमित कर सकते हैं। लेकिन अभी 1 साल के कार्यकाल में आप बताएं कि एक विद्यालय भी मध्य को और उच्च को +2 का दर्जा मिला क्या? उसके लिए कोई कार्य हुआ क्या? उसके लिए कोई बैठकें हुई क्या? आज शिक्षक नियुक्ति, क्योंकि आपको पता है अगर हम शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले आती है कि हम उन्हें सब्जेक्ट वाइज शिक्षक दे सके। हमारी सरकार ने लगभग 41,000 शिक्षकों की नियुक्ति विभिन्न जगहों पे करने का काम किया, वो प्राइमरी कहे या उच्च कहे या सेकेंडरी कहे, हर एक जगह में
लेकिन ये सरकार आज उस कार्य को एक भी आगे बढ़ाने का कार्य नहीं की है। उर्दू शिक्षकों के कुल 4,401 स्वीकृत पद थे, उसके विरुद्ध हम लोगों ने 689 शिक्षकों की नियुक्ति की थी। कैसे हम शिक्षकों के मनोबल को बढ़ा सके, उन्हें अच्छे क्लास लेने, अच्छा रिजल्ट के लिए पुरस्कृत कर सके, उसके लिए हमारी सरकार ने ज्ञानोदय योजना को काफी आगे बढ़ाया था। अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि शिक्षकों को हतोत्साहित करने का पुरजोर कार्य चल रहा है। पूर्व में कई नियमावली थे, पूर्व से जो चली आ रही थी काफी अव्यवहारिक थी और उसे सुधारना, संशोधन करना बहुत जरूरी था। इसलिए कई विभागीय नियमावली को हम लोगों ने अंतिम रूप देने का कार्य किया था। राज्य गठन के उपरांत वर्षों से जो लंबित थे उनको, उसमें था उच्च विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति हेतु स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2017, उच्च विद्यालय के शिक्षकों की प्रोन्नति सेवा शर्त नियमावली, उसमें है अनुशासन कार्यवाही सहित 2017 के तहत इसमें राज्य स्तरीय कैडर को जिला स्तरीय किया गया था। विभागीय स्तर पर पदाधिकारी और कर्मियों की सेवा वर्गीकरण एवं अनुशासनिक कार्रवाई नियमावली 2016, प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय के शिक्षकों की प्रोन्नति, स्थानांतरण एवं अनुशासनिक कार्रवाई से संबंधित नियमावली 2018। ऐसे ही एक बना था पारा शिक्षकों की सेवा शर्त नियमावली तैयार करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का भी गठन किया गया था। वर्ष 2019 में पारा शिक्षकों के मानदेय में संशोधन करते हुए सभी वर्ग के पारा शिक्षकों को लगभग 5,000 से अधिक का मानदेय में बढ़ोतरी किया गया था। उनके लिए आकस्मिक कोष का भी गठन किया गया था। सिर्फ मध्य और उच्च विद्यालय से +2 तक नहीं, बल्कि विश्वविद्यालयों में भी किसी प्रकार की शिक्षकों की कमी न रहे, इसके लिए भी विश्वविद्यालय सेवा संशोधन अधिनियम 2016 विधानसभा से पारित किया गया और इसके तहत व्याख्याताओं की नियुक्ति हेतु अधियाचना झारखंड लोक सेवा आयोग को भेजा गया। साथ ही जैसे अभी आप आए हैं तो आपके लिए एक कमरा है, बैठने के लिए हॉल है, बैठने के लिए एक सही स्थान दिया गया है। तो कोई भी हम कार्य करते हैं तो उसके लिए एक व्यवस्था की आवश्यकता होती है। लेकिन पूर्व में आपने देखा होगा कि जो स्कूल चलते थे वहां पर किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं थी और आज ड्रॉप आउट का सबसे मुख्य कारण यही था। ना तो बच्चों के बैठने की बहुत समुचित व्यवस्था थी, ना वहाँ बिजली की व्यवस्था थी, ना पानी की व्यवस्था थी। बच्चे बोरा लेकर के स्कूल आज भी जाने को विवश थे, तो उनको इन सारी चीज़ों से व्यवस्थित किया गया। बेंच, डेस्क, बिजली, शुद्ध पीने का पानी से लेकर के हर एक प्रकार कंप्यूटर की सुविधा आदि सब कुछ दिया गया। और साथ ही साथ क्योंकि बेटियों को हम लोगों ने देखा, जो सर्वे किया और आसपास में भी हम लोग जनप्रतिनिधि होने के नाते देखते हैं कि बेटियां आज क्लास 6ठी 7वीं जाते जाते वो स्कूल जाना छोड़ देती है। तो इसके कारणों को हम लोगों ने खोजने का प्रयास किया। उसमें ये दिखा कि बेटा और बेटी के लिए अलग शौचालय नहीं रहने के कारण आज उनको मानसिक किसी प्रकार का प्रताड़ित होती हैं और वो पढ़ाई छोड़ देती हैं, वो घर पे रहना ज़्यादा अच्छा समझती है। इसलिए हमारी सरकार ने सबसे पहले बच्चियों के लिए अलग और बच्चों के लिए अलग शौचालय निर्माण करने का कार्य किया और ये 99% कार्य पूर्ण हुआ और आज आप देखें कि ड्रॉप आउट रेट काफ़ी कम हो गया है। साथ ही साथ प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में कुछ नए प्रकार का प्रयोग, जिसमें हम कह सकते हैं कि अभी हमारा झारखंड में कई भाषाएं हैं जो स्थानीय भाषा, तो बच्चे जब स्कूल में प्रवेश करते हैं वहाँ पर वो घर में जो भाषा बोलते हैं और स्कूल जाते हैं उसमें अंतर आने के कारण वो वहाँ पर अपने आप को बहुत कंफर्ट महसूस नहीं करते हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने कुछ जनजातीय भाषाओं को हम लोगों ने चयन किया था, जिसमें हो, संथाली, मुंडारी, खड़िया, कुड़ुक, तो और बंगला, उड़िया, इन सारी भाषाओं का क्लास 1 से लेकर क्लास 2 तक के लिए पुस्तकों को हम लोगों ने वितरित कराया था। और वहाँ पर जो स्थानीय शिक्षक हैं
जो इस भाषा के जानकार हैं, उन्हीं से उन बच्चों का क्लास लेने के लिए हम लोगों ने एक व्यवस्था किया था। उसके ये लाभ हुआ कि कुल 4,398 पंचायतों में लगभग 1,828 पंचायत जीरो ड्रॉप आउट घोषित किए गए और लगभग साक्षरता दर 50% से अधिक हो गई। तो ये इतना कारगर हुआ कि इसे और आगे बढ़ाने की योजना इस सरकार को होनी चाहिए थी, परंतु हमें नहीं लगता है कि इसमें इस 1 वर्ष के कार्यकाल में 1 इंच भी कार्य आगे बढ़ सका है। ये काफ़ी दुखद है, क्योंकि हमारे झारखंड में आज ऐसी भी स्थिति है कि हमारे दूर दराज जो किनारे में हमारे बच्चे हैं, हमारे बच्चियां हैं, वो आज स्कूल आने में थोड़ी नर्वस होती है, वो आगे बढ़ने में काफ़ी अपने आप को कंफर्ट महसूस नहीं करती हैं। तो ये सरकार को चाहिए था कि इन सारी चीज़ों को आगे बढ़ाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बाल समागम हम लोगों ने कराया, आप देखे होंगे खेलगांव में, उसमें 3 दिवसीय बाल समागम, जिसमें कि हमारी कस्तूरबा की बेटियां, क्योंकि वो वहाँ पर स्कूल में ही वहीं पर रहती हैं और वहाँ पर पढ़ाई करती हैं, तो उनको हम लोगों ने आगे बढ़ा करके पूरे झारखंड के जो कस्तूरबा की बच्चियां थी, बाल समागम का नाम दे करके खेलगांव में ये कार्यक्रम आयोजित कराया और उसमें हमारी बच्चियों ने एक से बढ़ कर के एक अपने हुनर को प्रदर्शित किया और वो आगे तक गई, जा कर के इनको जापान तक जा कर के पुरस्कृत किया गया। इतनी अच्छी अच्छी वो कलाकृति बनाई, कोई अपने हुनर से कुछ स्थानीय सजावट के लिए सामान बनाई, ऐसी एक एक छोटी छोटी चीज़ों को उन्होंने आगे बढ़ाया। हम लोगों ने एक सबसे बड़ा कार्य किया, शिक्षक समागम, जो कि आज तक कहीं भी नहीं हुआ है, और इसे जब हम पैप की बैठक में जाते थे दिल्ली, वहाँ पर भी बहुत सराहा गया। शिक्षकों को आपस में, सभी विद्यालय के शिक्षकों को आपस में बैठा करके वो अपनी बातों को या अपने जो अच्छे कार्य किए हैं उसे एक दूसरे के साथ में शेयर करते थे, और उन शिक्षकों के साथ में भी बच्चों के जैसा उनको बोले। हम खुद उसमें पलामू गए हुए थे और उनको हमने कहा कि आप 3 दिन के लिए बच्चे बन जाए, और बच्चे बन करके वही खेल कूद, वही फर्स्ट सेकेंड थर्ड का पुरस्कार लेकर के फिर से अपने आप को तरोताजा किए और एक दूसरे के साथ में रह करके वो अपनी जो उपलब्धियां थी उसे शेयर किए। उसका नतीजा ये हुआ कि उसके बाद आने पर विद्यालय में काफ़ी वो उत्साहित होकर के अपने अनुभवों का लाभ बच्चों को दे सके। तो ऐसे छोटे छोटे हैं तो बहुत छोटे कार्य, लेकिन इससे हमारे बच्चों को भी काफ़ी फायदा होता है और हमारे शिक्षकों को भी, लेकिन ऐसा ये सरकार के द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया। आज आप देखते होंगे कि आप मीडिया के भाई बंधु हैं तो आपका लिखा हुआ है कि भाई किस मीडिया से हैं। जब हमारे वकीलगंज जाते हैं तो उनका एक अलग से ड्रेस होता है। तो हमारे शिक्षकों को हमारी सरकार ने ड्रेस कोड देकर सम्मानित करने का काम किया था, जिससे कि जब वो विद्यालय जाए या कहीं पर भी जाए तो उनकी एक अलग पहचान हो, क्योंकि शिक्षक राष्ट्र निर्माता होते हैं, तो उनको ऐसा सम्मान मिले, इसके लिए उनको अलग से ड्रेस कोड दे करके हमारी सरकार ने अलग से उनको वकील, डॉक्टर, ऐसे उनको पहचान देने का कार्य किया था। जो ये सरकार जहां हम लोग छोड़ करके आए थे उससे जरा सा आगे नहीं, बल्कि हमें लगता है कि वो पीछे ही हट गए। आपने देखा होगा कि झारखंड राज्य अंतर्गत नेतरहाट आवासीय विद्यालय, नेतरहाट इंदिरा गांधी बालिका विद्यालय की तर्ज पर दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल, रांची, कोल्हान प्रमंडल, चाईबासा एवं संथाल परगना में और दुमका में आवासीय विद्यालय की स्थापना करते हुए उसको हम लोगों ने 2018-19 से ही प्रारंभ कर दिया था। प्रत्येक विद्यालय में 100 छात्र और बालिका विद्यालयों में भी 100 छात्राएं नामांकित किए गए, जिससे कि यहाँ पर 17-18 के बजट में ही जो कुल राशि 18 करोड़ थी उसे 19-20 में बढ़ा करके 58 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, क्योंकि जब तक आप बजट नहीं बढ़ाएंगे तब तक हम बेहतर सुविधा नहीं दे सकते हैं। यहाँ पर प्रारंभिक शिक्षा के संदर्भ में जो योजनाएं चल रही थी, बच्चे आप स्कूल जब जाते हैं तो देखते होंगे कि प्राइवेट स्कूल के बच्चे बहुत स्मार्ट लगते हैं। हर माँ बाप चाहता है कि हम अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल भेजें। क्यों लगता है? एक बार हमने अपने क्षेत्र में ही एक कार्यक्रम कराया था, वहाँ पर देखे थे सभी स्कूल के बच्चे उपस्थित थे, उसमें सरकारी बच्चे भी थे।
हमने वहाँ के उपायुक्त और बाकी जो पदाधिकारी थे उनसे पूछे कि यहाँ पर आपने सबसे बड़ा अंतर क्या देखा, तो सब कहे कि नहीं बच्चे लोग ये कार्यक्रम अच्छे किए, ये किए, ऐसे करके सबने अपनी अपनी बातों को रखा। उस समय हम कोई राजनीति में नहीं थे, लेकिन हमने एक शब्द कहा कि आप देखें जो प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं, वो बच्चे जूता मोजा से लेके पूरा उनका ड्रेस एक प्रॉपर है, और जो हमारे सरकारी विद्यालय के बच्चे हैं उनका ड्रेस और जूता चप्पल आप देख ले, वो बिल्कुल लग रहे हैं कि वो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं। लेकिन आज गर्व के साथ हम ये आपको कह सकते हैं कि आज हमारे सरकारी विद्यालय के भी बच्चे वैसे ही स्मार्ट, वैसे ही फुल ड्रेस के साथ और वैसे ही कहीं भी उनको खड़ा कर दे, वो पूरे तरोताजा होकर के पूरे अपने अनुभव का लाभ वहाँ पर रखने के लिए कारगर है। आज आप प्राइवेट और सरकारी विद्यालय के बच्चों को अलग नहीं कर सकते हैं। एक तरह से हम कहते हैं कि आज प्राइवेट स्कूल में बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं। सच बात आप लोगों से कहना चाहते हैं, क्योंकि 5 साल के कार्यकाल में हमने बहुत स्कूलों में जाके देखा। प्राइवेट स्कूल में सिर्फ एक अंतर है कि बच्चे वहाँ अंग्रेजी ज़्यादा बोलते हैं, लेकिन सरकारी स्कूल में जो शिक्षक होते हैं भाई बंधु, वो सबसे ज़्यादा मैच्योर्ड होते हैं, क्योंकि उनकी एक तय है, वो एक बॉर्डर लाइन है कि इसको आप पार करेंगे तभी आप वो शिक्षक बन सकते हैं। लेकिन प्राइवेट में तो आप इंटर भी पास किए तो आप शिक्षक बन गए, तो उनको वो क्वालिटी कहाँ से मिल पाएगी। और इसलिए हम अपने अभिभावकों से कहना चाहेंगे कि आप अपने आप को ये मायूस ना समझें कि हम सरकारी विद्यालय में बच्चों को भेज रहे हैं, बल्कि सरकारी विद्यालय को हम और ज़्यादा आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करें। और हमें लगता है कि ये सरकार अगर जरा सा प्रयास करती, जितना प्रयास हम लोगों ने किया था, तो शायद आज बहुत बेहतर रिजल्ट जरूर मिला रहता, लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ देखने के लिए नहीं मिला है। पुस्तकालयों को सुदृढ़ किया गया। लाइब्रेरी को जब तक आप सुदृढ़ नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोगों में एक आदत थी हमारे साथ, या हम उम्र के जब हम लोग पढ़ाई करते थे तो लाइब्रेरी में हम लोग 1 घंटा बिताते थे, या एक पीरियड हम लोगों का होता था जो कि लाइब्रेरी क्लास में जाने का, और वहां जा करके हम लोग विभिन्न प्रकार की पुस्तकों को पढ़ते थे। तो उन लाइब्रेरी को सुदृढ़ करने का कार्य किया गया, हमारी सरकार ने किया। आज ये सरकार को चाहिए कि जो हर एक पंचायतों में, हर एक ब्लॉक में, हर एक जिला में जो लाइब्रेरी को सुदृढ़ करने के कार्य योजना थी, उसे कम से कम आगे बढ़ाए, जिससे हमारे बच्चों में किताब के प्रति फिर से रुचि जगे, क्योंकि इसे हम लोगों ने काफी आगे तक किया था। हालांकि हम ये नहीं कहेंगे कि 100% कार्य हो चुका, लेकिन इसे आगे बढ़ाना चाहिए, जिससे कि आज फिर से बच्चों में किताब के प्रति रुचि बढ़ सके और वो अपने स्थानीय भाषा, स्थानीय कार्यक्रम, स्थानीय जो हमारे पर्यटक स्थल है, स्थानीय जो महापुरुष है, और हर एक प्रकार के चीजों को जान सके। ये आज बहुत ही जरूरी है। आकांक्षा कार्यक्रम के तहत आपने देखा होगा कि किस प्रकार से आज हमारी बच्चियों को इंजीनियरिंग और मेडिकल जैसे जगहों पे सफलता हासिल किए हैं। आपने देखा कि कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय, क्योंकि वहां पर गरीब बच्चियां ही पढ़ती हैं, उसका सीट था 100, जिसे बढ़ाकर हमारी सरकार ने 150 किया। उनको टैबलेट दिया गया, उनके लिए जिम खोला गया, ताकि सिर्फ वो पढ़ाई न करें बल्कि वहां पर अपने आप को भी फिट रख सके। टैबलेट इसलिए दिया गया ताकि वे उससे दूर दराज और देश विदेश के खबरों को भी जान सके। और आपको हमें बताते हुए खुशी हो रही है कि 2018 में जेईई मेंस में जिला स्तर पे कुल 10 प्रतिभागियों में से 30 प्रतिभागियों में से 10 ने सफलता हासिल की। जेईई एडवांस 2018 में राज्य स्तर पर 2 और जिला स्तर पर 1 कुल 3 प्रतिभागियों ने सफलता हासिल की थी। और नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस एग्जाम जो नीट कहते हैं हम लोग, उसमें भी हमारे इन बच्चियों ने आकांक्षा के तहत सफलता हासिल की थी। तो इस प्रकार आकांक्षा के कार्यक्रम को पुरजोर ध्यान दे करके आगे बढ़ाने का कार्य हमारी सरकार ने की थी, जो कि इस सरकार के कार्यकाल में ये तो हमारे पदाधिकारियों का कार्य, सचिवालय का कार्य, उससे आप आगे बढ़ा सकते थे ऑनलाइन के द्वारा, या उनको अलग से इसको आगे बढ़ाने के लिए आप कार्य कर सकते थे।
लेकिन सिर्फ कोविड का बहाना करके ऐसा कुछ भी कार्य नहीं हो सका। यदि हम प्राइमरी और सेकेंडरी की बात करते हैं तो उस शिक्षा को हम ध्यान दिए बिना आगे नहीं बढ़ा सकते। हमारी सरकार ने पूरे झारखंड में सर्वे कराया, जहां पर बच्चियों को पढ़ने में असुविधा थी वैसे 11 जगह मिले, जिसमें कोडरमा भी है, रामगढ़, चतरा, सिमडेगा भी है, लोहरदगा, गुमला और साहेबगंज भी है, पाकुड़, सरायकेला, खरसावां, लातेहार और खूंटी भी शामिल था। इन जगहों पे बच्चियों को आगे बढ़ने के लिए उनके लिए कोई प्रकार की सुविधा नहीं थी। तो ऐसे 11 जिलों में हमारी सरकार ने महिला महाविद्यालय खोलने का काम किया। और आपको बता दें कि जब हम लोगों ने महिला महाविद्यालय खोला तो उस समय भवन बन करके तो तैयार नहीं था, क्योंकि ये योजना शुरू की गई, लेकिन वो जो वहां पर सरकारी भवन थे उन जिलों में, वहां पर तुरंत इसका क्लास शुरू किया गया। और जब भवन बना तो वहां पर उनको हम लोगों ने शिफ्ट किया। इसका ये नतीजा हुआ कि जो बच्चियां +2 के बाद में आगे की पढ़ाई नहीं कर सकती थी, वो आज डिग्री तक की पढ़ाई हासिल कर रही है। लेकिन आज आप देख ले, अगर उन भवनों में, उन विद्यालयों में, उन महाविद्यालयों में आज पद सृजन का कार्य अगर नहीं होता है तो वो भवन जर्जर होकर के गिर जाएंगे। हम आप सबके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से ये निश्चित रूप से आग्रह करना चाहेंगे कि कम से कम पद सृजन का जो कार्य है उसे आप तेजी से करें, जिससे कि जो उद्देश्य हमारी सरकार ने सोचा था पूरा करने के लिए उसे आप पूरा करें, क्योंकि सारे कार्य हो चुके हैं, सिर्फ आपको पद सृजन का कार्य को आगे बढ़ाना है। 12 ऐसे जिले थे भाई बंधु जिसमें कि बच्चों को भी पढ़ने में काफी परेशानी थी। तो वैसे 12 जिलों में मॉडल डिग्री कॉलेज की स्थापना की गई, निजी विश्वविद्यालयों की संख्या 10 की गई, ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो जो हमारे यहाँ बहुत कम था, जब भी दिल्ली मीटिंग में जाते थे वहां पर कहा जाता था कि आप उसे बढ़ाइए, तो हमने ये एक शुरू किया कि जो आपका भवन पहले से बना हुआ है, जो शिक्षक उसमें ऑलरेडी पहले से हैं, तो उनसे हम ज़्यादा उपयोग कर सके, उनकी उपयोगिता को हम ज़्यादा ले सके, इसलिए 2 पालियों में क्लास को शुरू कराया। और 2 पालियों में शुरू कराने का ये फायदा हुआ कि जो हमारी बच्चियां थी वो सुबह के पाली में आती थी और उसमें शिक्षा ग्रहण करके जाने लगी, और जो हमारे बच्चे या तो कहीं पर कार्य करते थे वो शाम की पाली में आए, दूसरी पाली में आए, और इससे हमारा ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो 23 पॉइंट समथिंग से बढ़ करके आगे बढ़ गया, जो कि मात्र 10 पॉइंट समथिंग था। तो ये हम लोगों की उपलब्धता हासिल हुई। और अभी आप देख ले, ये सरकार अभी कम से कम हमें लगता है कि उनको जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भी जो हम लोगों ने बहाली किया था, वो घंटी आधारित शिक्षक जिसे हम कह सकते हैं, यही ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो को बढ़ाने के लिए आज कई जगह से लोग आते हैं कि हमारा इतना महीना से वो मानदेय बाकी, हमारे इतने महीना से बाकी है। अरे कम से कम माननीय मुख्यमंत्री जी, उनके मानदेय को तो आप कंटिन्यू करिए ताकि वो बढ़िया से पढ़ा सके, क्योंकि शिक्षकों का ध्यान पूर्ण रूप से शिक्षा को आगे बढ़ाने में लगना चाहिए, ना कि उन्हें अपने वेतन की चिंता, ना उन्हें रहने की चिंता, ना कि उन्हें और किसी कार्य की चिंता। उन्हें सिर्फ आप बच्चों के भविष्य निर्माण में लगे रहने दीजिए, बाकी चिंता आप करिए, तो हमें लगता है कि विकास के जो भी कार्य हैं वो निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। लगातार हमने बजट प्रावधान में हमारी सरकार ने बढ़ोतरी करती रही। अभी आप देखे होंगे कि जो इंजीनियरिंग कॉलेज रामगढ़ गोला में खुला है, वो महिला इंजीनियरिंग कॉलेज है, बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, बहनों को आगे बढ़ाने के लिए। हमने सुना, पता नहीं अभी ये सरकार क्या कर रही है, हमने सुना कि उसे भी वो जनरल इंजीनियरिंग कॉलेज बना रहे। अरे भाई, आप अगर नया नहीं बना सकते हैं, बच्चियों के लिए अलग व्यवस्था नहीं कर सकते हैं, तो जो हमारी सरकार ने की है कम से कम उसे तो करे रहने दीजिए, उसमें तो हमारी बेटियों को ही आगे बढ़ाइए। तो इस प्रकार आज कहीं ना कहीं ये सरकार पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के सिर्फ पूर्व के जो कार्य हैं उसको ठप करने के लिए आज पूरी ताकत लगा रही है। हम आग्रह करना चाहेंगे, आप ठप ना करें, आप उसे आगे बढ़ाएं, तो ये झारखंड दिखेगा
ये चलेगा नहीं, बल्कि ये दौड़ेगा। दौड़ते हुए को आपने रोक दिया, अब आपको दौड़ाने की आवश्यकता है, नहीं तो हम लोग फिर से रोड पे आकर के आपको क्वेश्चन करेंगे। और हर एक आम जनता को जानने का ये पूरा हक है कि ये सरकार जो इतने वादे करके यहाँ पर सत्ता हथियाई है, तो आज क्या की है। और यदि जनता जब क्वेश्चन करना शुरू करेगी तो हमें लगता है फिर आप जवाब देने के लिए आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा। आपने देखा कि हम लोगों ने एक उच्च शिक्षा में कार्य किया, लगभग 100 विभिन्न प्रकार के महाविद्यालय खोलने का, बल्कि 100 से ऊपर हम लोगों ने खोला था और 50% से ज्यादा तो हमारी सरकार ने पूर्ण कर लिया था। इसमें 11 आपने देखा कि 11 जिलों में महिला कॉलेज था, 12 जिलों में मॉडल डिग्री कॉलेज था, अभियंत्रण महाविद्यालय की स्थापना थी, महिला अभियंत्रण महाविद्यालय था, महिला पॉलिटेक्निक, संविदा पर सहायक प्रोफेसर की नियुक्ति, राज्य में पूर्व से जो जर्जर हो चुके अभियंत्रण और डिप्लोमा कॉलेज था उनका हम लोगों ने जीर्णोद्धार किया। हम छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं भाई बंधु, हम पंचायती राज में उपाध्यक्ष थे और हमने कोडरमा का जो पॉलिटेक्निक कॉलेज है वहाँ, क्योंकि हमें शिक्षा से शुरू से लगाव था, हम इसी तरह गए थे वहाँ के बच्चों को देखने के लिए। हमारे आंख में आंसू आ गए थे, हमारे साथ जो लोग थे उनके आंख में भी आंसू आ गए थे वहाँ की स्थिति को देख करके। हमें लगता है कि शायद हमारे जानवर भी वैसी स्थिति में नहीं रहते हैं जितनी खराब स्थिति में वो बच्चे वहाँ पर रहते थे। वो फटा हुआ एक लेंदरा बिछा करके और जो ये पंखा और लाइट का जो तार झूला हुआ था उसमें वो बल्ब जला करके और किसी तरह रहते थे। जब उनसे हमने पूछा कि इतना रिस्क क्यों लेते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैडम हम लोगों को तो पढ़ाई करनी, हम लोग क्या करें, कोई सुविधा है नहीं। तो बोले आप लोग पानी क्या पीते हैं, तो दूर से ला करके वो पानी पीते थे और उसी में फटे हारे वो ठंडा बरसात गर्मी में वो रहते थे। पता नहीं कहाँ से हमारे मन में, 1 मिनट भाई खत्म बस, उस समय उसको जब शुरू किए थे हम, आज सबसे पहला काम उसका जीर्णोद्धार हुआ। और सिर्फ ये कोडरमा नहीं, बाकी जगहों के भी पॉलिटेक्निक कॉलेज हो या अभियंत्रण कॉलेज है, उसका जीर्णोद्धार का कार्य किया गया। ये शिक्षा से आधारित है, अगर हम शिक्षा को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो इसमें बहुत जरूरी है, इसलिए हमने इस बात को आपके सामने रखने का काम किया। विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, 7 नए विश्वविद्यालय और झारखंड में प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना। इस प्रकार जो आपने देखा कि उस शिक्षा से लेकर के प्राइमरी और सेकेंडरी में जो कार्य हुए, उसे हमें लगता है कि कहीं ना कहीं आज अच्छे खासे कार्य हुए। लेकिन अभी जो वर्तमान सरकार आज शिक्षा पे बिल्कुल फोकस नहीं और कहीं ना कहीं जो कार्य है उसे ठप करने का कार्य। इसलिए अगर पूरे में आप कहेंगे कि आप कितना अंक देना चाहते हैं, तो 100 में 0 अंक हमारी जो हमारे भारतीय जनता पार्टी हम लोगों ने 0 अंक दिया है। इसका यही कारण है और हमें लगता है कि ये सरकार आज भी गंभीर नहीं हुई तो ये झारखंड फिर से 5 साल नहीं बल्कि 20-25 साल पीछे चला जाएगा। धन्यवाद। नीरज, एक सवाल है, आपने अपने संबोधन में कहा शुरुआत में कि ऑनलाइन एजुकेशन में कोरोना के दौरान राज्य की स्थिति बहुत खराब है, लेकिन आप ही की एक रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट है एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन की रिपोर्ट है, जिसमें झारखंड को 13वां स्थान मिला है ऑनलाइन पढ़ाई में। और आपके शासित राज्यों से भी इसकी स्थिति अच्छी है, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, असम की बात करें या बिहार की बात करें, इन राज्यों से अव्वल है। यहाँ तक कि आपके शासित जो राज्य हैं वो 1 और 2 में भी नहीं है। आप कैसे कह रहे हैं कि एजुकेशन यहाँ खराब? देखिए, सबसे पहले हम बता दें, हम लोग आंकड़ा से ज़्यादा प्रयास करते हैं क्षेत्र में जाने का, क्योंकि आप भी मीडिया कर्मी हैं, आप भी क्षेत्र में जाते होंगे, आप भी बहुत सारी चीज़ों को देखते होंगे। हम लोगों ने भी देखा कि किस प्रकार से आज ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था बहुत अच्छी थी, वो होना भी चाहिए, लेकिन आज उसके लिए कोई तंत्र तैयार करना चाहिए था। हमने कहा कि शिक्षा व्यवस्था को लेकर के हेमंत सरकार ने किसी प्रकार का कोई फोकस नहीं किया, कोई तंत्र नहीं जागरूक किया जिससे कि इसमें हमें सफलता हासिल हो सके। बच्चे एक मोबाइल लेकर के अगर पढ़ाई में लगे हैं, दूसरे से पूछे तो बोले कि नहीं वो हमारे पापा का था, वो पापा लेकर के चले गए, क्योंकि आज वो बहुत सक्षम नहीं है। हमारे यहाँ गरीबी है,
हमारे यहाँ का जो माहौल है उतना अच्छा नहीं है, तो कोई तंत्र निश्चित रूप से करना चाहिए था उसे फोकस, जिससे कि हमारे बच्चों को इसका ज्यादा लाभ मिल सकता। मीरा जी, एक सवाल है, भले ही हेमंत सरकार ने शिक्षा में कुछ किया हो, लेकिन कम से कम स्कूल को बंद नहीं करवाया। आपके रघुवर दास ने तो 40 बच्चों से कम स्कूल का मर्जर करवा के हजारों स्कूल को बंद करवा दिया था। इस पर कभी कुछ बोलिएगा? मेरे भाई, निश्चित रूप से हम बोलेंगे। पहले तो आपका ये जो कंफ्यूजन है उसे हम दूर कर दें। हमारी सरकार ने कोई स्कूलों को बंद नहीं किया। हमारी सरकार ने जिसमें 20 से कम बच्चे थे उन स्कूलों का विलय किया, और विलय इसलिए किया। अब आप बताएं कि जहां 15 बच्चे हैं, 20 बच्चे हैं, क्या हम वहां अलग अलग सब्जेक्ट वाइज उनको टीचर दे सकते हैं? क्या हम उनको उतनी सारी सुविधाएं दे सकते हैं? तो कहीं ना कहीं हम उनके साथ अन्याय कर रहे हैं, और ये अन्याय भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार नहीं कर सकती है। हमारी योजना तो ये थी कि जो दूर दराज में हमारे बच्चियां हैं, जो हमारे बच्चे हैं, उनको हम लाने की व्यवस्था कैसे करें, इसके लिए हम लोगों ने बस की सुविधा देने की योजना शुरू की थी। हम इस सरकार से ये कहना चाहेंगे कि जो हमारी योजना थी जिसे हम लोगों ने पूरा नहीं कर सका, हमने पहले ही कहा कि कुछ कार्य पूर्ण हुए, कुछ अधूरे रहे, तो ये कार्य हमारा अधूरा था, इसे ये सरकार पूरा कराए तो स्कूल बंद नहीं बल्कि विलय हुआ, और आज बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सकेगी। और दूर के कोना कोना तक बस की व्यवस्था अगर आप देते हैं तो उससे हमारा जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है ये निश्चित रूप से बढ़ेगा। मैडम, एक